क्लास 10 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ हम यूनिट नंबर 22 कर रहे हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। उसके एक्सरसाइज 20.2 22.3 के हमने 4 सवाल कर लिए हैं। आज हमारे सामने 5वां सवाल आएगा। उस 5वें सवाल से पहले हम दो तीन कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। सबसे पहले ये अभी तक जो हमने डाटा कैलकुलेट किया वो एक सिंपल डाटा था। उसके अंदर जो है ना वो फ्रीक्वेंसी की बात नहीं थी, सिर्फ x की वैल्यूज थी और उनको हमने सम अप किया, प्लस किया, माइनस किया और उसको हमने कैलकुलेट किया। अब जो हम बात करेंगे इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट क्लास डाटा। इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट क्लास डाटा। डिस्क्रीट क्लास डाटा के अंदर क्या मसला होता है कि आपने जब हमें याद होगा हमने जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था डिस्क्रीट क्लास डाटा का, तो हमारे पास दो वैल्यूज होती है कुछ इस तरह से। एक हम बनाते हैं यहाँ पर x करके और उसके बाद इसकी हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम जाहिर है f से शो करते हैं। जो भी हमें डाटा दिया उसको हम x सपोज कर देते हैं, x सपोज कर देते हैं और उसका एक फ्रीक्वेंसी होती है। मसलन कि इससे पहले भी हमने कुछ सवाल इस तरह किए 22.3 के अंदर, जहां पर वैल्यू दी हुई थी उसने 3। मतलब ये कि जैसे कि हमने एग्जांपल आपको दी थी कि हमारे पास एक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो 15 साल के बच्चे जो हैं 15 साल की एज के 4 बच्चे पढ़ते हैं, तो उसकी 4 फ्रीक्वेंसी हो गई, 15 साल उसकी वो हो गई। इस तरह से इसमें हमने कहा कि ना बल्कि हम 10 से शुरू करते हैं ना, तो ये ज़रा अच्छा लग रहेगा। 10 साल के जो है उसके अंदर कोई से छोटा स्कूल है, 25 बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले। फिर 11 साल की उम्र के उसके अंदर जो है वो 30 बच्चे पढ़ते हैं। फिर 12 साल की उम्र के उसके अंदर जो है वो 33 बच्चे पढ़ते हैं। फिर 13 साल की उम्र के अंदर उसके कोई 28 बच्चे पढ़ते हैं। 14 साल की उम्र के उसके अंदर 20 बच्चे पढ़ते हैं। 15 साल की उम्र के अंदर उसके अंदर 21 बच्चे हैं। 16 साल की उम्र के उसके अंदर 17 बच्चे हैं। से ये एक डाटा छोटा सा हमारे बना हुआ है। ये एज आ गई है, इसको हमने x कह दिया, और ये आ गई है आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हमने फ्रीक्वेंसी f कह दिया। इस तरह से इसका डाटा बनता है। इस तरह का डाटा हमें दिया होगा, कुछ नंबर 5 में हम पढ़ेंगे शुरू, वहां पर और बात में आएगी। इस तरह का डाटा हमें दिया होगा, ये डाटा देगा कि ये a की वैल्यू है और इसकी 25 दफा फ्रीक्वेंसी है। ये 11 साल की a की वैल्यू है, 30 बच्चे हैं, 12 33 13 18। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वो कहेगा हमें am gm और hm निकालने को, तो इसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है am gm hm का। मॉड का और मीडियम का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला चेंज नहीं है। मीडियम के अंदर कुछ काम करना पड़ता है निकालने के लिए, हम मीडियम निकालेंगे ऐसे फिगर से तो बताएंगे आपको कि उसके नाम में कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमने निकाली हुई है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की मदद से हम निकाल लेते हैं वो। मॉड का बहुत आसान से निकालेंगे, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वही मॉड है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 33 है, तो इसका मतलब 12 जो इसका मॉड है, 12 एयर इसका मॉड है। am gm निकालने के लिए इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। am अगर आपको निकालना हो, अगर आपको am कैलकुलेट करना है, तो इसका am कैलकुलेट कैसे होगा, इसका am कैलकुलेट होगा समेशन fx अपॉन समेशन f, यानी कि आप इसको सम करेंगे यहां पर, ठीक है, और आप उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे यहां पर, इसका निकालेंगे fx। क्या निकालेंगे, fx, f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर मैं पहली फिगर डालूं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज 250, ये fx आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाले के लिए 330 कुछ इस तरह की सूरत हाल आपके हो जाएगी। हर वैल्यू को आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे 14 मल्टीप्लाई बाय 20 आसान सा है, तो ये 280 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपने हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहां पर इतना है और उसके बाद इसका सम कर लेना है। ये आपके पास जो यहां पर आएगा ये समेशन fx होगा और जो यहां पर आएगा वो समेशन f होगा। अब आपने जब fs और f आ जाएगा तो आप उसको fx समेशन fx को समेशन f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास am की वैल्यू आ जाएगी। am निकालने के लिए हमने एक और फॉर्मूला पढ़ लिया, समेशन fx अपॉन समेशन f, और ये आपके सामने इस तरह से हुआ है। उसके बाद हम निकालेंगे gm। gm निकालने का जो फॉर्मूला होगा उसमें होगा समेशन f log x अपॉन समेशन f log x। अब इसके अंदर हमें क्या होगा, हमें log भी निकालना पड़ेगा। हम यहां पर एक कॉलम और बनाएंगे जिसके अंदर हम log निकालेंगे, log x निकालेंगे, इसका log निकालेंगे, यहां पर इस वैल्यू का log, हम यहां पर तमाम वैल्यूज का log यहां पर निकालते जाएंगे एक एक करके, और उसके बाद इसको सम अप कर लेंगे। इसको सम अप करने की जरूरत है नहीं, इसको सम अप नहीं करेंगे, इसको सम करने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे, ये तो log x आ गया, उसके बाद एक और कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर निकालेंगे f log x, f log
x, और ये फ्लक्स कैसे आएगा, इस फिगर को इस फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सपोज करते हैं कि हम निकाल लेते हैं log of 10 की जगह आपको पता है अपन क्या आएगा, इस तरह से आप एक और इसमें से यहां से निकाल लेता हूं, log 14 का निकाला हमने, 2 log निकाल देते हैं हम 14 का, log 14 आपके पास आएगा, ये आ गया 1.461, ये आपके पास आ गया log 14 का। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, fx निकालने के लिए करेंगे आप इस log x को इस f से मल्टीप्लाई कर देंगे, f log x 1 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज 25 आ जाएगा, और जैसे कि यहां पर है ये मेरे पास आ जाएगा 29.22, मैं क्या किया 1.46 को मल्टीप्लाई किया 20 से, तो मेरे पास आ गया है 29.22, ये आप कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो फिगर आ जाएगी आपके पास, ये जो भी फिगर आपके पास आ जाएगी इसका आप समाप्त कर लेंगे यहां पर, दैट इज हो जाएगा समेशन f log x, और उसके बाद इसको फॉर्मूला पुट करके समेशन f से डिवाइड कर देंगे तो आपको पास gm आ जाएगा। यानी कि आपको gm निकालने के लिए दो चीजें करनी पड़ेगी, एक log x और एक f log x। am निकालने के लिए सिर्फ आपको fx करना है, ये f और x आपको गिवन होगा, f और x जो है वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। आपने अगर am निकालना है तो आप fx निकाल लेंगे, अगर gm निकालना है तो log x और फिर log f log x निकाल लेंगे, और अगर आपको am निकालना हो, सॉरी hm निकालना हो तो hm जैसे कि बताया कि आपको रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल होता है, तो hm का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, hm बराबर होगा समेशन f अपॉन समेशन f अपॉन x। दोबारा से लिख देते हैं फॉर्मूला सारे यहां पर एक दफा, am बराबर होता है समेशन fx अपॉन समेशन f के, gm बराबर होता है समेशन f log x अपॉन समेशन f के, hm बराबर होगा समेशन f अपॉन समेशन f अपॉन x के। ये आपके सामने तीनों फॉर्मूले आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें निकालना होगा hm तो एक कॉलम और बनाना पड़ेगा यहां पर, और कॉलम क्या होगा f अपॉन x, इस x को f से डिवाइड कर देंगे, 25 डिवाइडेड बाय 10 रहेगा, ठीक है ना, 25 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो यहाँ पास 2.5 आ जाएगा। यहाँ से हम 30 को डिवाइड करने के लिए जो फिगर आएगी वहां पे देंगे यहाँ पर, और उसके बाद उसका हम सम कर लेंगे और वो समेशन हमारे पास आ जाएगा f अपॉन x आ जाएगा। ये समेशन f अपॉन x जो है निकालने का आएगा hm के। तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूले, इन तीनों फॉर्मूलों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 इसका शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 22.3 हम कर रहे हैं, उसमें हम am gm निकालेंगे। इसके अलावा हम दो बातें, एक बात और आपको बता दें यहां पर ना, ये तो आपके सामने हो गई सूरत-ए-हाल am gm और hm की, जो कि डिस्क्रीट क्लास के टाइप की है। उसके अलावा हमारे पास एक काम होता है, इसके अंदर एक चीज हम और करते हैं, उसका नाम है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स ये नाम है। अच्छा, क्वार्टाइल्स की कहानी क्या है? देखिए क्वार्टाइल्स जो है ना, वो लफ्ज निकला हुआ है क्वार्टर से, क्वार्टर, that is 1/4, that is 25%, ये ना, यानी अगर आप एक डेटा है, एक गिवन डेटा है, तो उसको क्वार्टर्स में हम कैसे तोड़ सकते हैं? याद रखिए कि हमेशा 4 क्वार्टर्स लगते हैं, एक यहां पर आएगा कहीं, एक यहां पर आएगा कहीं, एक यहां पर आएगा। ये है 1/4, ये है 1/2 और ये है 3/4। 1 पाव, आधा किलो और 3 पाव, ऐसा आपने नॉर्मली आप देखते होंगे, सुनते होंगे अपने लाइफ के अंदर। तो ये ऐसे ही है, ये 4 हिस्से इस तरह से बनते हैं। ये 1 पाव हो जाएगा, ये आधा किलो हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है ना 3 पाव हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे बेसिकली अगर रेशियो में तोड़ते हैं इसको, तो ये बनता है 25% ये हो गया, 75% ये हो गया, 25% हो गया। और जब यहाँ से आप तोड़ेंगे तो ये 50% इधर है और 50% इधर है, और अगर आप इधर से तोड़ेंगे तो ये आपके पास यहाँ तक 25% है, और ये बाकी यहां से यहां तक जो है वो 75% है। ये इस तरह टूटता है 25 to 75 में, 50 से 50 में, और 75 से 25 में। ये इस तरह से हम डेटा को अपने ब्रेकअप कर सकते हैं। जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं, वो वैल्यू बताती है कि ये इस जगह ये वैल्यू जो है
ये वैल्यू डिवाइड कर रही है 25 और 75 रेशियो को, ये वैल्यू डिवाइड कर रही है 75 और 25 रेशियो को, ये वैल्यू डिवाइड कर रही है 50-50 को। 50-50 आप लोगों को ऐसा होता है, ये तीन हम आपस निकालते हैं, हम इन तीन वैल्यूज को हम कहते हैं क्वार्टाइल्स। ये वैल्यूज कहती हैं क्वार्टाइल्स, इनके नाम होते हैं अलग अलग। पहली कहलाती है, यहां लिख रहा हूं ताकि आपके सामने बना रहे, पहली कहलाती है फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल, लोअर LWER, लोअर क्वार्टाइल, और इसको हम लिखते हैं Q1 इस तरह से, ठीक है जी, Q1 1 से स्टार्ट आता है। उसके बाद आती है नंबर 2 पे सेकंड क्वार्टाइल, और ये कहलाती है आमतौर पे मिडिल क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल, और इसको हम Q2 से लिखते हैं। और आखिर में हमारे पास आती है थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल मतलब बोले तो इसको कहते हैं अपर क्वार्टाइल, और ये कहलाती है, एक लिखते हैं इसको Q3 से। लोअर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल, ये तीन क्वार्टाइल्स होती है। इन तीन क्वार्टाइल्स को पढ़ लेते हैं। ये जो लोअर मिडिल क्वार्टाइल है ना, मिडिल क्वार्टाइल, ये बनाम होती है डेल्टा के मीडियन की। जैसे कि हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं ना, इसी तरह से बिल्कुल ये हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड क्वार्टाइल के लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता पड़ेगा। हाँ, क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए Q1 के लिए, लोअर क्वार्टाइल के लिए और अपर क्वार्टाइल के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं और फिर इसके हम फॉर्मूला लिखते हैं कि Q1 या अपर क्वार्टाइल और Q2 और Q3 दैट इज अपर क्वार्टाइल हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहां मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूं। इसके अंदर सबसे पहले हम काम करेंगे कि जो भी डेटा हमारे पास होगा n की शक्ल में, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की शक्ल में, उसको हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम मीडियन में करते हैं ना, 2 से डिवाइड करते हैं, जो हम मीडियन तोड़ना होता है 2 से डिवाइड करते हैं। अब हमें क्या होता है कि वहां पर आसान बात है कि कहते हैं कि इवन नंबर है ऑड नंबर है, अगर इवन नंबर उसके फॉर्मूला लगेगा, ऑड नंबर के फॉर्मूला लगेगा। यहां पर हम क्या करेंगे, क्वार्टर नंबर 1 के लिए, क्वार्टाइल 1 के लिए, Q1 के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे n को 4 से। अब दो बातें आएंगी, जो आंसर है मेरे पास वो या तो नॉन इंटीजर होगा, नॉन इंटीजर से बात करिए है कि डेसिमल पॉइंट में होगा, डेसिमल पॉइंट में आंसर, या फिर मेरे पास आंसर इंटीजर में होगा। मसलन फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे पास n है सपोज 40 और मैंने इसको डिवाइड किया 4 से, जो मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर हो जाएगा 3.5, ठीक है ना। अब आंसर मेरा नॉन इंटीजर है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है। और अगर सपोज करो कि मेरे पास n है 16 और उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 4। ये 4 मेरा इंटीजर आंसर है, तो इंटीजर के लिए फॉर्मूला मेरे पास अलग है। अगर नॉन इंटीजर है और इंटीजर है तो दोनों सूत्रों में फॉर्मूला आपके पास अलग अलग होगा। मैं आपको फॉर्मूला दोनों के दिखाता हूं कि नॉन इंटीजर की बात समझ में आ गई कि अगर आपने n से डिवाइड किया 4 को तो आंसर आपका डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो नॉन इंटीजर है, अगर आपका डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा तो इंटीजर है। अगर n/4 इज नॉट इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q1 का, Q1 इज इक्वल्स टू n प्लस 3 अपॉन 4 वैल्यू, n प्लस 3 अपॉन 4 वैल्यू, ये हमारा आंसर होता है। Q1 का फॉर्मूला बनता है अगर n/4 इंटीजर नहीं है। और अगर n/4 इंटीजर हो, n/4 इज इंटीजर, तो फिर क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला हमारा बनता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय n/4 वैल्यू प्लस n/4 प्लस 1 वैल्यू, इसका यानी कि n/4 वैल्यू निकालेंगे और n प्लस 1/4 वैल्यू निकालेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि एवरेज निकालेंगे तो आपके पास पता लगेगा। ये क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला है। Q1 का फॉर्मूला ये है कि हम इस तरह से सुपर करते हैं Q1 को, कि ये हमारे पास कुछ इस तरह का मामला बन जाता है n/4 वैल्यू और n/4 प्लस 1 वैल्यू। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया Q1 का। अब Q
ये Q1 दैट इज क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल फॉर्म हो गया। आपका जो मिडिल क्वार्टाइल है मैं बता चुका आपको मिडिल क्वार्टाइल आपका मीडियन की तरह नहीं होता है। अब हम देखते हैं आपका जो अपर क्वार्टाइल है उसका फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर आप 3n को 4 से डिवाइड करेंगे Q3 निकालने के लिए। Q3 निकालना है 3n, n को 3 से मल्टीप्लाई करके उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको 1 डिजिट आएगी, 1 डिजिट आएगी, ठीक है ना। तो अगर आपके पास अगर 3n अपॉन 4 इज नॉट इंटीजर, अगर इंटीजर वैल्यू नहीं है तो Q3 का फॉर्मूला आपके पास होगा 3n प्लस 1 अपॉन 4th वैल्यू। 3n प्लस 1 अपॉन 4th वैल्यू आपके पास Q3 का फॉर्मूला होगा अगर 3n अपॉन 4 इंटीजर नहीं है। और अगर इंटीजर है, if 3n upon 4 is integer, अगर इंटीजर है तो Q3 आपके पास बराबर होगा 1 upon 2 of 3n upon 4th value plus 3n upon 4 plus 1th value, यानी कि 3n upon 4th वैल्यू निकालेंगे और 3n plus 4 upon फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों का हम कर लेंगे सम और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ बस Q3 हमारे पास आ जाएगा। ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि Q1 और Q2 और Q3 किस तरह से निकल रहे हैं। इसमें हम देख लेंगे आगे जब हम सवाल करना शुरू करेंगे। आपके सामने हमने आपको फॉर्मूले बता दिए क्वार्टाइल्स के भी और AM, GM और HM के भी, जो F और X इसमें इन्वॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, एक्सरसाइज 22.3 यूनिट 22 क्लास 10th मैथमेटिक्स का बेसिक स्टैटिस्टिक्स का। और इसके अंदर देखिए आप सवाल भी है, उसने हमें दिया हुआ है द साइजेस ऑफ शूज सोल्ड एट अ स्टोर। एक कोई स्टोर है, शू स्टोर है, वहां पर साइजेस बिके हैं मतलब शूज के 50% ऑफ था उस दिन लिस्टेड में, यानी कि जो बार प्राइस उसके अंदर 50% ऑफ था। आपने कैलकुलेट करना है AM, GM, HM, मीडियन, Q1, Q3 एंड मॉडल शू साइज सोल्ड एट डे। उस दिन जो साइज बिका उसकी लिखा हुआ आ रहा है कि वो कितनी रकम बिका, यानी कि ये साइजेस है शूज के, इसको हमने X कह दिया है। ये 5 नंबर शूज, जो शूज के साइज होते हैं ना उसकी बात ना, वो 2 पेयर बिके, 5.5 के 5, 6 के 15, 6.5 के 30, 7 के 60, 7.5 के 40, 8 के 23, 8.5 के 11, 9 के 4 और 9.5 के 1। ये जो आपके पास शूज का साइज होता है ना, उस शूज की साइज की होगी। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स होता है, तो हमारे पास एक और सिस्टम में 41 42 43 इस तरह से नंबर्स में होता है। ये उसने शूज का हमें साइज दिया हुआ है 5 से 9.5 तक का, और ये उसने दिया हुआ है नंबर ऑफ पेयर सोल्ड, यानी कि जो सबसे ज्यादा आप दे सकते हैं कि 7 नंबर शूज बिका है, सबसे ज्यादा 7 साइज का जो शूज है वो बिका है। ये निकाल, ये हमारे उसे दिया हुआ है। और हमें उसने कहा है क्या क्या, AM निकालो, GM निकालो, HM निकालो, VL निकालो, Q1 निकालो, Q3 निकालो और मॉडल शू साइज निकालो। तो हमने नंबर ऑफ पेयर्स यहां पर F को दे दिया, ये X हो गया, ये F हो गया, ये आपने X हो गया, F हो गया। अब आपने सबसे पहले AM निकालने की बात करेंगे। तो AM का फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए कि AM का फॉर्मूला होता है समेशन fx अपॉन समेशन f, समेशन fx अपॉन समेशन f। इट मींस कि आपको समेशन fx निकालना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने ये कॉलम बना दिया fx के लिए, क्यों में हमें AM कैलकुलेट करने के लिए fx निकालना पड़ेगा। फिर हम fx निकाल के उसको टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद फिर हम उसको समेशन f से डिवाइड करेंगे। इस समेशन f पहले से निकाल दिया 91 आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह से अगला जो हमें निकालना है उसके अंदर GM निकालना है। GM निकालने के लिए क्या होगा कि हमें समेशन log x निकालना पड़ेगा। ये इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे और इसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैं आपके सामने ये कॉलम की शक्ल में सॉल्व होगा। log x निकालेंगे, log x जो है उसके अंदर क्या होगा कि आप इस x का log निकाल लेंगे। कि x के साथ जब log निकालेंगे तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे f से। तो इस f से इस log x को मल्टीप्लाई करेंगे और log x fx आएगा। उसके बाद log fx का हम समेशन कर देंगे, log fx का समेशन कर लेंगे। और पता है समेशन log f log x समेशन f log x डिवाइड बाय समेशन f के बराबर होता है आपके GM के, ठीक है। उसके बाद हम HM पे आ गए। HM के लिए हमारा फॉर्मूला है समेशन f अपॉन समेशन f अपॉन x। अभी को बता चुका आपको पहले, और उसके लिए हमें f अपॉन x निकालना पड़ेगा। f अपॉन x, ये जरा x की शक्ल से कर लो, f अपॉन x निकालना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा कि ये जो f है इसको डिवाइड करके x से यहां पर हम लिख जाएंगे वैल्यूज को, उसका सम करेंगे। और आगे मैंने कॉलम बनाया कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी मीडियन के लिए।
मीडियन के फ्रीक्वेंसी निकाल कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फिर देखेंगे मीडियन किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम मीडियन इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हमारे पास Q1 और Q3 है, इसके फॉर्मूला हम देख चुके, इसकी भी हम कैलकुलेट करेंगे। मॉडल चूज साइज ये बता चुके आपको कि मॉडल चूज साइज का मतलब ये होगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी वही मॉडल चूज साइज होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि करके सबसे पहले हम fx कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, फिर log x कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, फिर f log x कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला की मदद से बारी-बारी उसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमने इसके fx निकाल लिया, आप देख सकते हैं कि ये fx आपके सामने कैलकुलेट हुए हैं सारे। fx का मतलब ये होगा कि मैंने f को x से मल्टीप्लाई किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 5.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 27.5 आ गया, 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया 90 आएगा। ये तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते गए और यहां पर लिखते गए, उसके बाद इन सबका सम कर लिया, ये आ गया 1365.5। ये समीकरण fx हमने लिख दिया, समीकरण fx आ गया 1365.5 और इस समीकरण f हम निकाल सकते हैं 91। ये हमने काम कर लिया am निकालने के लिए। सबसे पहले हमें am निकालना है, am निकालने के लिए हमने काम कर लिया। अब हम यहां पर am कैलकुलेट कर लेते हैं कि am बराबर रहेगा, ये इक्वल्स टू है am बराबर रहेगा समीकरण fx अपॉन समीकरण f के, पहले इसको फॉर्मूला लिख दिया समीकरण fx अपॉन f के, और उसके बाद 1365.5 और बाय 91 और ये 7.1। इसको आप करने की तरतीब कैसे होगी कि ये आप अलग बनाइएगा, यानी कि या तो पेज में बनानी चाहिए, उसी पेज पर अगर बनाएं तो उस पेज में बनाने के बाद जब ये खत्म हो रहा होगा टेबल, उसके नीचे से आप am की कैलकुलेशन शुरू करेंगे। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि जनाब ये कोई कॉलम का हिस्सा हो जाएगा am, बल्कि am की कैलकुलेशन अलग होगी और ये टेबल को अलग बना हुआ है। टेबल आप अलग से बना के अपनी कॉपी में या तो आप सारे पेज बना के ऐड कर लीजिए, या फिर आप अलग से एक पेज में टेबल बनाइए और फिर अगले पेज पे जो है वो आप ये तमाम चीजें कैलकुलेट कीजिए। ये टेबल आपको बड़ा एक साथ पूरा बनाना पड़ेगा ताकि आसानी हो बनाने में। अगर अलग बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, आपको हर बार ये x और f लिखना पड़ेगा m log x निकालने के लिए, f log x निकालने के लिए। इसलिए आप एक ही कॉलम में आप देखेंगे, देखिए आप यहां पर साइड आपके पास है fx भी आ गया, यहीं से आप log निकाल लेंगे x का, उसके बाद इसको सिमटा करके f log x निकालेंगे। तो आसानी होगी चेक करने में भी कि डेटा हमारा सही बना नहीं बना है, क्योंकि अगर हम अलग-अलग बनाएंगे am gm hn के लिए तो हमें 3 दफा या 4 दफा टेबल बनाना पड़ेगा। ये टेबल पूरा एक दफा बना के इसको डिजाइन करके उसके बाद आप नीचे इसमें am कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर किया है। ये am आपके सामने कैलकुलेशन हुई भी है। 1365.5 जो है वो मेरे पास समीकरण आया था fx का, समीकरण fx मेरे पास आया था 1365.5, इसको मैं डिवाइड कर दिया 191 से, इट इज समीकरण fx डिवाइड बाय समीकरण f 1365.5 डिवाइड बाय 191, ये आपके पास आंसर आएगा 7.14। ये आपका am आ गया, am आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने कैलकुलेट करना है gm कैलकुलेट करने के लिए आपको याद है कि मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद आगे आपसे कैलकुलेशन करवाते हैं। gm बराबर होता है समीकरण f log x अपॉन समीकरण f के। समीकरण f तो हमारे पास वो है 191, समीकरण f log x निकालना पड़ेगा। f log x निकालने के लिए पहले हम log x कैलकुलेट करेंगे, log x कैलकुलेट करेंगे, f log x कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका समीकरण यहां पर निकालेंगे। समीकरण f log x हमें कैलकुलेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने gm कैलकुलेट करना था, gm का फॉर्मूला यहां पर हमने लिख दिया कि gm बराबर होता है nt log ऑफ समीकरण f log x अपॉन समीकरण f के। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया और उसके बाद हमने चूंकि यहां पर हमें समीकरण f log x चाहिए था, लिहाजा हम यहां पर log x कैलकुलेट करेंगे। ये log x की कैलकुलेशन होगी सारी आपके सामने। log x हमने इसका log निकाला है, 5 का log क्या आ गया, 5.5 का log आ गया, 6 का log हो गया। इस तरह आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे काम कि हर वैल्यू का log निकाल के यहां पर लिख लेंगे। इसकी हमें सम की जरूरत नहीं है log x की, क्योंकि हमें समीकरण चाहिए f log x का, यानी कि जो log x आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे f से, क्योंकि हमें चाहिए समीकरण f log x को f से मल्टीप्लाई करेंगे। ये log x निकालने के बाद हमने सबको f से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से, इसको 15 से, इसको ये तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया हमने। f की तमाम वैल्यूज को log x की तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते गए, ये मल्टीप्लाई हो गया सारा। अब आपने ये f log x आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 162.6447, समीकरण f log x हमारा आ गया 162.6447 और उसके बाद हमने उसको यहां फॉर्मूला पुट कर दिया। हमने कहा gm nt log ऑफ समीकरण f log x अपॉन समीकरण f, तो gm nt log ऑफ 162.6447 अपॉन 191, इसको डिवाइड किया, ये 0.8515 आया, इसका एंटी लॉग निकाला तो ये 7.10 आपका gm आ गया। आपका hm आया था 7.13 और आपका gm आ गया 7.10। ये आपके सामने gm कैलकुलेट हो गया। अब अगला स्टेप हमारे पास hm कैलकुलेट करने का है। hm कैलकुलेट करने के लिए हमें f अपॉन x कैलकुलेट करना पड़ेगा और f अपॉन x कैलकुलेट करके उसको सम निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम उसका hm का फॉर्मूला लिखेंगे। hm का फॉर्मूला लिख के फिर हम उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसका f अपॉन x कैलकुलेट करेंगे। अब हमने hm निकालना था, hm का फॉर्मूला लिख लिया हमने, समीकरण f अपॉन समीकरण fx
और फिर हमने समेशन fx को निकालना था, लिहाजा हम f अपॉन x निकालेंगे। f अपॉन x निकालने के लिए हम f की वैल्यूज को x के से डिवाइड करेंगे। 2 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5.5, ये आपके सामने वैल्यूज डिवाइड करके बता देंगे। 2 को आप डिवाइड करके 5 से 0.4 आया, इस तरह से आप डिवाइड करते हैं, 10 को आप डिवाइड करेंगे 9.5 से 0.1052 आया। इन सबको आपने सम कर लिया तो आपके सब आ गया 27.0477, 27.0477। ये सारे समेशन f अपॉन x आपके पास आ गया। ये पूरा आपने सम कर लिया है। ये आपने कैसे नोट किया है कि आपने f को x से डिवाइड किया है, तमाम f के तमाम वैल्यूज को x से डिवाइड किया है। ये आपके पास आंसर आ गया है। उसके बाद एक करके आंसर लिखा है, उसके बाद हमने सम कर लिया है। सम करने के बाद आपने hm का फॉर्मूला लिखा हुआ था वहां पर समेशन f अपॉन x, समेशन f ले लिया, दैट इज 91 आ गया, और आपने समेशन f अपॉन x ले लिया, ये 27.047 आ गया। 27.0477 ये आपके पास आ गया, और 91 को 27.0477 से डिवाइड कीजिए, 7.94 आपका आंसर आ गया। तो आपका hm यहां पर आ गया है, आपका hm यहां पर आ गया है 7.94। ठीक है जी, ये आपका am हो गया, gm हो गया और hm हो गया। अब आपको निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। तो यही कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आप काम करेंगे तो किस तरह से काम होगा, कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिएगा तो आसान हो जाएगी, कैसे काम रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ पर 2 है, 2 ऐसे आ जाएगा, 2 के बाद 5 है तो 2 और 5 हो जाएंगे आपके पास 7, 7 का 15 है तो 15 और 7 रहेंगे 22, 22 का 30 है तो 22 और 30 रहेंगे 52, 52 का 60 है, 60 है तो 60 और 52 रहेंगे 112, 112 का 40 है तो ये हो जाएगा 152, 152 का 23 है तो जाएगा 175, 11 है तो जाएगा 186, उसके बाद 4 है तो जाएगा 190 और फिर जाएगा 191। ये आपके पास आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास जो नंबर है वो है 191, यानी कि ऑड वैल्यू है। ऑड वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मीडियन होता है, हम मीडियन यहां पर कैलकुलेट करते हैं आपके लिए। आपको याद हो जाएगा कि ऑड वैल्यूज के लिए मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सिंस हम लिख देंगे n equals to 191, that is odd value, तो आपके पास मीडियन बराबर आ जाएगा, मीडियन आपके पास बराबर आ जाएगा n plus 1 upon 2th वैल्यू। अब ये n plus 1 upon 2th क्या होगा कि n 191 plus 192, 191 plus 1 upon 2th वैल्यू, और ये हो जाएगी आपके पास 96th वैल्यू। 96 वैल्यू आएगी, 191 192 को आप 2 से डिवाइड करके लीजिएगा, 96 वैल्यू आएगी। अब 96 वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए यहां तक वैल्यू आपके पास आ रही है, ये हो गई, यहां तक 2 हो गई है, यहां तक 7 हो गई है, यहां तक 22 हो गई है वैल्यूज, यहां तक वैल्यूज आपके पास 52 हो गई है, और यहां पर आपके पास 112 हो गई। इसका मतलब कि आपके पास 96 वैल्यू इसके अंदर आ रही है। ये आपकी जो क्लास है ये वाली, इसके अंदर आपके पास 96 वैल्यू आ रही है, जिसका x जो है, इसका साइन जो है वो 7 है। इट मींस कि आपके पास जो मीडियन है वो आ जाएगा 7 के बराबर। आपका मीडियन आ गया 7, आपका मीडियन आ जाएगा 7 के बराबर आपका मीडियन आ जाएगा। यहाँ पर ये मैंने आपका मीडियन निकाल दिया, 7 आपका मीडियन करने के अंदर ये डाटा आपके सामने मुकम्मल हुआ है। हमने इसमें AM निकाला, GM निकाला, HM निकाला, मीडियन निकाला। अब हमें Q1 और Q3 निकालना है, उसका हमें मॉडल शू साइज बताना है। तो Q1 और Q3 निकालने के लिए हमें CF की जरूरत पड़ेगी। ये हमारे पास क्योंकि हम मीडियन की तरह कैलकुलेट करते हैं इसको, तो हमें n की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, और किसी जरूरत पड़ेगी। हम n को डिवाइड करेंगे 4 से और फिर देखेंगे क्या n को डिवाइड करेंगे 4 पे इंटीजर वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही होगी तो हम फिर फॉर्मूला देखेंगे उसका क्या है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के साथ कर लेंगे। तो हम Q1 जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। Q1 कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले n को 4 से डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कि नॉन इंटीजर वैल्यू आएगी आपके पास। यहां पर मैं शुरू करता हूं Q1 या जिसको मैं कहता हूं लोअर क्वाड्राइल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, n को डिवाइड करूंगा 4 से, दैट इज 191 डिवाइडेड बाय 4। 191 डिवाइडेड बाय 4 आप करेंगे तो आपको साफ क्लियर नजर आ रहा है कि ये नॉन इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। ये आएगा 47.75, नॉट इंटीजर मैंने आगे लिख दिया कि इंटीजर वैल्यू नहीं है। जब इंटीजर वैल्यू नहीं है तो फिर हमारे पास Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे पहले। ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया कि Q1 का फॉर्मूला होता है n+3/4 वैल्यू। n+3/4 वैल्यू का मतलब क्या होगा कि Q1 आपके पास बराबर हो जाएगा Q
Q1 आपके पास बराबर रहेगा n आपके पास है 191 प्लस 3/4। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास Q1 यहां पर आ जाएगा 48.5 वैल्यू। इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये 49 वैल्यू हो जाएगी। 48.5 है, 48.5 को राउंड करेंगे तो 49 हो जाएगी। 49 वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी, कहां पर आएगी ये हम देखना शुरू करते हैं यहां पर कि अगर आप 49 वैल्यू आपकी Q1 है तो Q1 आपकी क्या होगी, यहां पर यहां तक 2 हो गए हैं, ये तो 2 है, उसके आगे 7 है, फिर 22 हो गए हैं और 22 के बाद इस स्टेप पे हुआ 52, यानी कि यहां पर कहीं Q1 आएगा। Q1 आपका 6.5 हो जाएगा। Q1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6.5। ये आपका क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, सॉरी लोअर क्वार्टाइल या क्वार्टाइल 1, फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल, ये आपका आ गया 6.5। जो आपकी 49 वैल्यू थी वो इसके अंदर आ रही है 49 वैल्यू। 52 से बड़ी वैल्यू होती है हाथ ले आती है वो 7 के अंदर, लेकिन जो कि वो 49 तक आ रही है तो इसका मतलब वो क्वार्टाइल हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरह से आ गया आपके पास क्वार्टाइल 1। फिर उसी तरह से हम अपर क्वार्टाइल निकालते हैं। Q3 कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, Q3 कैलकुलेट करने के लिए होगा ये कि आप Q3 या अपर क्वार्टाइल, इसके लिए आप सबसे पहले करेंगे ये कि 3n को डिवाइड करेंगे 4 से, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 191 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास इंटीजर वैल्यू आती है कि नहीं आती है? अगर आपके पास इंटीजर वैल्यू नहीं आनी चाहिए या नहीं आएगी, देख लेते हैं। 191 को डिवाइड करते हैं 3 से, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, दैट इज 191, 3 मल्टीप्लाई 191 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ गया 143.25, 143.25 which is not integer। और उसके बाद 3n/4 इंटीजर नहीं है, तो अब अगर इंटीजर नहीं है तो Q3 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? Q3 का फॉर्मूला हमारे पास होता है 3n+1/4 वैल्यू। ये हमारे पास फॉर्मूला है 3n+1/4 वैल्यू का। इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। Q3 मेरे पास आ जाएगा, 3n का मतलब ये होगा, बड़ा कर लेता हूं, 3 × 191 + 1/4 वैल्यू। और मैं लिखता हूं कि कौन सी वैल्यू आती है, देखिए 391 को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 191 से, 573 समथिंग आएगा, करके देख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 143.5 वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू। और ये हम इसको राउंड ऑफ करके लेते हैं 144th वैल्यू। 144th वैल्यू कहां पर आएगी? अब अगर यहां से शुरू करते हैं कि क्वार्टाइल डेटा कहां, थर्ड क्वार्टाइल कहां पर आएगा इसका? यहां तक 112 वैल्यूज है, हमें चाहिए 144 वैल्यू, यहां पर 152 हो गई है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपके पास 7.5, ये आपका Q3 है। आपका Q3 है 7.5। ये 7.5 की कोई 40 वैल्यूज थी, 7 की कोई 60 वैल्यूज थी। आप वैल्यूज लिखेंगे इस तरह से तो पता यहाँ पे ये जो डेटा है ये आपका डिवाइड कर रहा है इस डेटा को, इस गिवन डेटा को 75:25 की रेशियो में। ये आपके पास 7.5 आंसर आ गया। Q3 का 144th वैल्यू इसके अंदर आएगी, 152 के अंदर आएगी, 112 और 152 के दरमियान में आएगी। लिहाजा ये 7.5 आपका Q3 हो गया। ये आपने Q1 और Q3 कैलकुलेट कर लिया। आखिर में बिल्कुल सवाल के आपको यहां पर मॉड निकालना है। मॉड मैंने आपको बताया द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और इस सूरत हाल के अंदर वहां पर f और x दिया होता है, तो हम कहते हैं इसको मॉड इज द biggest x or biggest observation of biggest frequency, observation of largest frequency। अब largest frequency का मतलब क्या है कि जिसका f सबसे बड़ा होगा, जिसका f सबसे बड़ा होगा। यहां से धीरे सारे के साथ जो f सबसे बड़ा है वो आपका मॉड होगा। और आप देख सकते हैं आपका मॉड जो है वो 7 के बराबर है। ये 7 आपका मॉड है, ये 7 के बराबर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। और हमने इसमें देखा कि AM, GM, HM, मीडियम, Q1, Q3 और मॉड हमने सारे निकाल के दिखाया आपको। ये डेटा पूरा बना के दिखाया आपको किस तरह डेटा बनेगा, और उसके बाद हमने आपको सॉल्व करके दिखाया कि सामने आपके पूरा डेटा बना हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर खत्म हुआ।